मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS पीजी को गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर फोर्थ जो अपना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या हिंदी में कहें तो संक्रमण धातुओं के संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, उसका टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है डीडी संक्रमण के लिए वर्ण के नियम, सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन। अपन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, संक्रमण के कारण वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, लेकिन किस ऊर्जा स्तर में जाएगा, किस में अलाउड है, किस में फॉरबिडन है, किसी में उसको अलाउड का मतलब अनुमति है, और फॉरबिडन का मतलब वर्जित है, वहां नहीं जा सकता। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, ऐसे नियम निर्धारित किए गए जिनसे ये ज्ञात किया गया कि डी कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण है वो किन ऊर्जा स्तर में जाएंगे। जिसमें जाएंगे उनको अपन कहेंगे अनुमत या अलाउड, और जिनमें नहीं जाएंगे उन्हें अपन कहेंगे फॉरबिडन या वर्जित। ये दो मुख्य नियम है। एक नियम कहलाता है स्पिन सिलेक्शन रूल, चक्रण का नियम, और दूसरा कहलाता है लेपर्ड सिलेक्शन रूल। इन दो नियमों के आधार पर ही ज्ञात किया गया कि कौन से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। प्रिंसिपल क्या है, इन वर्ण नियमों के लिए सिद्धांत क्या है। तो ये कहा गया जो भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो ऊर्जा स्तरों के निर्धारित क्षेत्र में ही होंगे और इन पर प्रकाश के नियम लागू होंगे। प्रकाश के नियम लागू होंगे मतलब log I0/I इक्वल्स टू A। I जीरो क्या है, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, आपातित इंसिडेंट, उस लाइट की तीव्रता क्या है, ये I0 का मान होगा। और उसमें से कितनी लाइट ट्रांसमिट हो गई, कितने विकिरण उसमें से पार हो गए, उनकी तीव्रता वो I का मान है। और यदि आपातित विकिरण की तीव्रता को पारगत विकिरण की तीव्रता से भाग कर दें और उसका लॉग ले लें, तो वो वैल्यू क्या है, अवशोषांक, एब्जॉर्बेंस, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब विलयन की सांद्रता क्या है, सी, और सी क्या है, मसेल प्रति लीटर में, और लंबाई कितनी है, पथ की लंबाई, वो सेंटीमीटर में अपन नापते हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, प्रायोगिक विलयन जो अपन ने लिया है विलयन, उसका मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और सीधी बात करें तो एप्सिलॉन, किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, एप्सिलॉन से। वो कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन इक्वल है A/C इंटू L। तो A का मान क्या होगा कि एप्सिलॉन को C इंटू L से गुणा कर दें, और एब्जॉर्बेंस की अपन ने क्या वैल्यू ऊपर निकाली है, log I0/I। तो अपन कह सकते हैं log I0/I इसका मान बराबर होगा किसके, एप्सिलॉन इंटू C इंटू L। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन का मान है अवशोषण बैंड की तीव्रता, इंटेंसिटी। तो इस सूत्र के हिसाब से अपन log I0/I या एब्जॉर्प्शन या इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन ने कहा अनुमत, तो अनुमत संक्रमण का अर्थ क्या है। ऐसे संक्रमण जो हैं, जो अनुमत संक्रमण है, वो उसकी प्राथमिकता अधिक होगी और इनकी जो तीव्रता है, एप्सिलॉन का मान है, वो उच्च होगा। यदि इसको कंपेयर करें अपन वर्जित से, फॉरबिडन से, ट्रांसमिशन से या वर्जित संक्रमण से, तो उसका क्या मतलब होगा,
तो ये संक्रमण, कौन से? वर्जित संक्रमण सामान्यतः तो होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो उनकी तीव्रता का मान बहुत कम होता है। तो अपने यहाँ पे दो चीजें सामने आ गई, एक तो अलाउड संक्रमण ट्रांसमिशन या अनुमत संक्रमण अपन किसे कहेंगे, तो वो प्राथमिकता होगी उसे, और उसमें एप्सिलॉन का मान उच्च होगा, तीव्र होगा, तीव्रता का मान अधिक होगा। और यदि वर्जित संक्रमण की अपन बात करें तो वर्जित संक्रमण में या तो होगा ही नहीं है संक्रमण, फॉरबिडन है, और यदि किसी कंडीशन के कारण हुआ तो उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, बहुत कम होगी। अब अपने पास नियम है चक्रण का नियम। पहला नियम, दो नियम अपन ने किए, एक चक्रण का नियम और एक लेपर्ड का। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं चक्रण का नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल। ये क्या कहता है कि केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को अनुमत माना जा सकता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, संक्रमण के बाद भी उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी रहे। अर्थात उसी संक्रमण को अनुमत माना जा सकता है जिसमें परमाणु चक्रण क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो। अर्थात चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे कहते हैं? डेल्टा एस। तो डेल्टा एस का मान क्या है? 0 हो। और ये संक्रमण उन्हीं ऊर्जा अवस्थाओं में संभव है जिनकी बहुलकता भी समान हो। बहुलकता का क्या मतलब? 2s+1। 2s को अपन क्या कहेंगे? 1 n। तो टोटल मान या तो 2s+1 हो या n+1 हो, इसके बराबर होगा, तभी बहुलकता आएगी। अब s क्या है? तो s जो स्पिन क्वांटम नंबर का रिजल्टेंट है वो है परिणामी चक्रण क्वांटम। और n क्या है? n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चक्रण नियम के अनुसार कौन सा संक्रमण अनुमत है, अलाउड है, और कौन सा वर्जित है, उसके लिए उन्होंने एक वो दिया कि यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे एकक, सिंगलेट। सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में ही जाएगा, एकक में ही जाएगा। डबलेट है तो डबलेट मतलब द्विक, द्विक या डबलेट का इलेक्ट्रॉन द्विक या डबलेट में ही जाएगा। और ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में ही जाएगा। ये तो अलाउड है स्पिन रूल के हिसाब से। और कौन से वर्जित है कि सिंगलेट वाला ट्रिपलेट में जाएगा? तो नहीं जाएगा, अलाउड नहीं है। डबलेट वाला क्वार्टेट में जाएगा? नहीं जाएगा, अलाउड नहीं है, वर्जित है। एक एक वाला ट्रिपलेट में जाएगा या डबलेट वाला ट्रिपलेट में जाएगा? नहीं जाएगा। ये सारे वर्जित संक्रमण है। तो दो आ गए, सिंगलेट वाला सिंगलेट में, डबलेट वाला डबलेट में, और ट्रिपलेट वाला ट्रिपलेट में। ये अलाउड है। ये तो नियम है चक्रण का नियम। अब इस चक्रण के नियम की कुछ कमियां भी हैं और आपसे पूछी जाती हैं, शॉर्टकमिंग्स या ब्रेकडाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल, कि चक्रण के नियम की पालना कहां नहीं हो पाती। तो संक्रमण धातुओं में परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो चक्रण कक्षक के बीच में, चक्रण स्पिन में और ऑर्बिटल में, उनमें जो युग्मन है, कॉन्जुगेशन है, वो भी बढ़ता है, जिसके कारण स्पेक्ट्रम में चक्रण वर्जित बैंड भी बनाता है। और चक्रण वर्जित बैंड की तुलना में चक्रण अलाउड बैंड, चक्रण अनुमत बैंड कमजोर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो चक्रण युग्मन के बढ़ने से सघनता बढ़ेगी, सघन हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा सघन हो जाएगा और अस्पष्ट हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा।
उसमें स्पष्टता नहीं रहेगी कि कौन सा चक्रण अनुमत का बैंड है, कौन सा चक्रण वर्जित बैंड है। तो ये इसकी कमी सामने आई। यदि वर्ग में अपन ऊपर से नीचे पे आए तो नाभि में आवेश बढ़ता है। नाभि का आवेश बढ़ने के साथ साथ चक्रण कक्षक युग्मन भी बढ़ता है और चक्रण युग्मन बढ़ने के साथ साथ चक्रण वर्जित संक्रमण की जो प्राथमिकता है वो भी बढ़ जाती है। और इसी को या इस प्रभाव को क्या कहते हैं? भारी परमाणु प्रभाव, हैवी एटम इफेक्ट। हैवी एटम इफेक्ट कौन सा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नाभि पे आवेश बढ़ रहा है, नाभि पे आवेश बढ़ने के कारण स्पिन ऑर्बिटल युग्मन जो है उसका मान बढ़ता है, जिसके बढ़ने से मतलब चक्रण स्पिन ऑर्बिटल जो संयुग्मन है उसके बढ़ने से चक्रण वर्जित संक्रमणों को प्राथमिकता बढ़ती जाती है और इसी को भारी परमाणु प्रभाव कहते हैं, हैवी एटम इफेक्ट। तो आपसे कई बार 2 लाइन का पूछ लिया जाता है कि भारी परमाणु प्रभाव को किसे कहते हैं या कैसे समझाओगे। नेक्स्ट, दूसरा नियम है लापोर्ट का नियम। लैपोर्ट का जो सिलेक्शन रूल है उसने 2 चीजें काम में ली, 2 शब्द काम में लिए। एक वर्ड था ग्रेड, सम, जिसे G से डिनोट किया, और एक था विषम, जिसे अनग्रेड या U सिंबल से डिनोट किया। अब ग्रेड कक्षक कौन से हैं? ग्रेड कक्षक वो कक्षक है जो नाभि से दूरी बढ़ने पर भी कक्षकों के कोणीय तरंग फलन के चिन्ह में, अर्थात प्लस का है या माइनस का है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, उपस्थित हो। जैसे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में ये तो नाभि है ये, और नाभि से दूरी बढ़ी तो प्लस प्लस आवेश आए, प्लस प्लस आवेश आए, या इसकी जगह माइनस माइनस आवेश आए और माइनस माइनस आवेश आए। जैसे डी ऑर्बिटल, डी में dx2y2 ऑर्बिटल है, तो ये एक्स एक्सिस पे देखें तो नाभि से जैसी दूरी बढ़ी एक्स एक्सिस पे तो ये क्या हो गया प्लस, और इस साइड बड़ी दूरी तो ये हो गया प्लस, अर्थात प्लस प्लस साइन वाले स्पिन सामने आए। कोणीय तरंग फलन क्या था? प्लस प्लस। और यदि वाई एक्सिस पे जाए तो ये माइनस और माइनस का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें अपन कहेंगे ग्रेड ऑर्बिटल्स, सम कक्षक। अब विषम कक्षक कौन से हुए कि ये जो चिन्ह है प्लस माइनस वाले वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, समान नहीं हो, असमान हो, तो उन कक्षकों के तरंग फलन को असमान कहेंगे या अनग्रेड कहेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस पे ये पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल में ये नाभि से दूरी बढ़ी तो ये माइनस आया एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे ही अपन दूसरी तरफ बढ़े तो दूरी पे अपने को क्या मिला? प्लस। तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या कहलाएंगे? अनग्रेड, विषम कक्षक। नेक्स्ट, अब लैपोर्ट के नियम के अनुसार संक्रमण अलाउड कब होगा और डिसअलाउड कब होगा? यदि इलेक्ट्रॉन G से U में जाए, सम से विषम में जाए तो जा सकता है। यदि अनग्रेड से ग्रेड में जाए अर्थात विषम से सम में जाए तब भी जा सकता है, इस प्रकार का संक्रमण होगा। लेकिन यदि सम से सम में जाए, ग्रेड से ग्रेड में जाए तो ये ट्रांजिशन वर्जित है, फॉरबिडन है। और यदि विषम से विषम में जाता है मतलब अनग्रेड से अनग्रेड में जाता है वो भी फॉरबिडन है। एक प्रकार के सभी
कक्षकों की सममिति समान होती है, ज्योमेट्री से कॉमन होती है। इसीलिए समान सममिति के कक्षकों में संक्रमण नहीं होगा, फॉरबिडन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संक्रमण करने के उपरांत पुनर्वितरण नहीं कर पाते। संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण एजीमुथल क्वांटम नंबर का परिवर्तन होता है, वो लापोर्ट का संक्रमण कहलाता है। संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है L, उसके मान में यदि परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? लापोर्ट संक्रमण। इसलिए वे संक्रमण जो एजीमुथल क्वांटम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं करते, फॉरबिडन है, परिवर्तन होना चाहिए। तो डेल्टा एल का मतलब चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0। डी कक्षक की बात माने तो डी कक्षकों में जो एल का मान है वो 2 है, इसलिए डी संक्रमण के लिए चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0, और इसीलिए डी से डी संक्रमण वर्जित है। यदि चेंज इन एजीमुथल नंबर मतलब डेल्टा एल का मान प्लस माइनस 1 है, एक ज्यादा हो या एक कम हो, उस परिस्थिति में अपन कह सकते हैं ये लापोर्ट अलाउड ट्रांजिशन है, लापोर्ट का अनुमत संक्रमण कहलाएगा। हम इसी आधार पे कह सकते हैं कि S से P और P से D कक्षक में ट्रांजिशन अनुमत है, अलाउड है, लेकिन S से S कक्षक में या P से P कक्षक में या S से D कक्षक में और D से D कक्षक में, इस प्रकार के जो संक्रमण होंगे वो फॉरबिडन है, वर्जित है। लापोर्ट का जो नियम है वो केवल अष्टफलकीय संकुलों पे ही लागू होता है, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल जो हैं उन्हीं में सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति का केंद्र पाया जाता है। लापोर्ट की कमियां क्या है? लापोर्ट के नियम में पहली चीज तो यही आई कि जो डी संक्रमण वर्जित है अष्टफलकीय संकुलों में, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कोबाल्ट अमोनिया 3 रेस टू उसमें इस पे +3 का आवेश है संकुल पे। इसी प्रकार दूसरा कॉम्प्लेक्स है कॉपर H2O 6, उस पे +2 का चार्ज है। इन दोनों में सममित केंद्र है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन धातु और लिगैंड का जो बंध बनता है उसमें कंपन इतना होता है, उस कंपन के कारण ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है डिस्टर्ब हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसीलिए इन संकुलों की जो इंटेंसिटी है कम अवशोषण क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है जो इसे नहीं मानता लापोर्ट के नियम को। बहुपरमाणु का जो लिगेंड की संरचना है उसमें किसी भी क्रिस्टल के बनते समय, संकुल के अणु के बनते समय किसी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न हो जाए, विकृति आपने पढ़ी है, कोई भी एक प्लस आए माइनस आ जाए, एक आयन रह जाए एक आयन जुड़ जाए, किसी भी तरीके की विकृति हो जाए तो ये नियम में कमी आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। अब धातु लिगैंड के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है और वो अतिव्यापन इसकी शिथिलता का बहुत बड़ा कारण है। अपन ने ऊपर भी पढ़ा, 2 कॉम्प्लेक्स पढ़े, उसमें धातु लिगैंड का अतिव्यापन होता है जिसके कारण बंध में कंपन आता है, कंपन के कारण जो सममिति केंद्र है
डिस्टर्ब होता है। उसी प्रकार जब अति व्यापन होता है तो उसके कारण एक नियम में शिथिलता आ जाती है, या शिथिलता आने का बहुत बड़ा कारण अति व्यापन है। तो ये लेपर्ड की कुछ कमियां हैं, आपसे पूछी जाती हैं, शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं। कभी कभी अकेला स्पिन क्वांटम नंबर पूछ लेते हैं, कभी अकेला लेपर्ड का नियम पूछ लेते हैं। तो आप इसको 2 क्वेश्चन 2 टिप्पणियों की तरह तैयार करें। इसके साथ ये आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।